नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी लोगों का मंथन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग 18 जुलाई 2020 से संबंधित विभिन्न घटनाओं को देखेंगे, जिनमें प्रमुख घटनाएं हैं पशुपालन अवसंरचना विकास निधि के संदर्भ में, कोचीन शिपयार्ड, एयर बबल, 2022 फीफा विश्व कप, विश्व इमोजी दिवस, भारत भूटान के मध्य एक नया व्यापारिक मार्ग, रक्षा विनिर्माण प्रौद्योगिकी और एयरोस्पेस पर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, करंट अफेयर्स वन लाइनर के रूप में, तथा अंत में कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आज की घटनाओं से संबंधित हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो। पहली घटना थी पशुपालन अवसंरचना विकास निधि। तो केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने पशुपालन अवसंरचना विकास निधि के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्रमुख बिंदु क्या है? तो 2024 तक दूध के उत्पादन को 330 मिलियन टन तक बढ़ाने में मदद करेगा यह निधि। दूध प्रसंस्करण को 40% तक बढ़ाने की सरकार की योजना है, परंतु वर्तमान समय में 24 से 25% दूध को ही प्रसंस्कृत किया जाता है। डेयरी और मांस प्रसंस्करण के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करने के लिए निवेश को यह प्रोत्साहन देगा। अब देखते हैं AHIDF के विषय में प्रमुख बिंदु क्या क्या हैं। तो यह आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इसकी घोषणा की गई थी। तो इसके तहत 15,000 करोड़ रुपए की घोषणा हुई थी। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 750 करोड़ या 750 करोड़ रुपए की ऋण गारंटी निधि की स्थापना की गई है। इस निधि का प्रबंधन किसके द्वारा किया जाएगा? तो वह नाबार्ड के द्वारा किया जाएगा। और वर्तमान में भारत में दूध का उत्पादन कितना होता है? तो 188 मिलियन टन भारत में दूध का उत्पादन होता है। अगली घटना है कि कोचीन शिपयार्ड से संबंधित है। कोचीन शिपयार्ड ने नॉर्वे के ASKO मैरीटाइम AS के साथ में 2 ऑटोनोमस इलेक्ट्रिक फेरी बनाने के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रमुख बिंदु क्या है इससे संबंधित? तो नॉर्वे सरकार द्वारा आंशिक रूप से वित्त पोषित यह योजना होगी। उद्देश्य क्या है? तो माल का परिवहन उत्सर्जन मुक्त करना, यानी उस नॉर्वे में किसी भी प्रकार के सामान का जो परिवहन होगा, उस परिवहन में कार्बन उत्सर्जन को मुक्त करना। उपयोग कहाँ होगा? तो नॉर्वे में ओस्लो फॉल्स इनलेट में उत्सर्जन मुक्त परिवहन को सुनिश्चित करने हेतु इसका उपयोग किया जाएगा। इस जहाज के विषय में जानते हैं। इसकी लंबाई 67 मीटर होगी। यह पूर्ण रूप से विद्युत परिवहन नौका होगी, यानी इसका संचालन जो होगा विद्युत के द्वारा होगा। मूल्य कितना होगा? 125 करोड़ रुपए। और डिजाइन इसका तैयार किया है नेवल डायनेमिक्स, नॉर्वे ने इसका डिजाइन तैयार किया है। अब देखते हैं कोचीन शिपयार्ड से संबंधित कुछ प्रमुख खबर। कोचीन शिपयार्ड कोचीन में कोची वाटर मेट्रो का निर्माण कर रहा है। इसमें 23 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक बोट का निर्माण शिपयार्ड के द्वारा किया जाएगा। कोची वाटर मेट्रो 10 द्वीपों को जोड़ने वाली 15 मार्गों की परिकल्पना करता है। अगली खबर है एयर बबल से संबंधित। एयर बबल कोविड-19 के दौरान गढ़ा गया एक शब्द है। यह विश्व में विशिष्ट क्षेत्रों के मध्य परिवहन और लोगों के संपर्क को संदर्भित करता है। आप इसे वंदे भारत मिशन के नए अवतार के रूप में देख सकते हैं। यद्यपि हमें मालूम है कि वंदे भारत मिशन कोविड 2019 के पश्चात भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था, जिसके द्वारा विभिन्न देशों से भारतीय प्रवासियों को वापस विभिन्न माध्यमों से लाया गया था। एयर बबल से संबंधित मुख्य बिंदु हैं। इसकी घोषणा 16 जुलाई 2020 को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा की गई थी। भारत सरकार ने UAE में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के साथ समझौते किए हैं, जिसके द्वारा फ्रांस और अमेरिका के साथ में अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ानों के संचालन को फिर से अनुमति प्रदान की जाएगी। यहाँ एक तथ्य और है कि इस प्रकार के समझौते के लिए जर्मनी के साथ में वार्तालाप चल रही है। यात्रा के शुल्क में 25% की कमी लाने की योजना है। आगे देखते हैं इसका करार से संबंधित क्या था कि समझौते के तहत यूनाइटेड एयरलाइंस और डेल्टा को अमेरिका से, एयर फ्रांस को फ्रांस से,
एयर इंडिया को यूके के लिए तथा जर्मनी की लुफ्ताहांसा जर्मनी से संचालित होगी। उल्लेखनीय तथ्य है कि ब्रिटेन की कोई भी एयरलाइंस कंपनी इस योजना में शामिल नहीं है। किन व्यक्तियों को अनुमति दी गई है? तो केवल विदेशी नागरिक होंगे, भारतीय नागरिक, कार्ड या भारतीय कार्ड नागरिक जो कि कार्ड धारक होंगे, OCI या PIO जो हैं वो होंगे, और व्यापार और राजनयिक वीजा वाले लोग को एक निश्चित श्रेणी है जिन्हें इन देशों में यात्रा करने की अनुमति दी गई है। इसके अतिरिक्त वैध पर्यटक वीजा वाले लोगों को निर्धारित उड़ानों द्वारा भारत में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आगे देखते हैं 2022 के फीफा विश्व कप से संबंधित खबर है। 2022 फीफा विश्व कप का आयोजन कतर में होगा। इसके मुख्य बिंदु क्या है? तो अरब, विश्व तथा मुस्लिम बहुल देश में आयोजित होने वाला पहला विश्व कप है यह। देश की संख्या इसमें कितनी होगी, कितने देश भाग लेंगे? तो 32 देश या 32 देशों के शामिल होने वाला अंतिम फीफा विश्व कप होगा, क्योंकि 2026 में फीफा विश्व कप में टीमों की संख्या बढ़ जाएगी। यह टूर्नामेंट नवंबर और दिसंबर में प्रस्तावित है। 2022 में टूर्नामेंट का अंतिम मैच 18 दिसंबर 2022 को निर्धारित किया गया है, जो कि कतर का नेशनल डे भी है। अगला है विश्व इमोजी दिवस। विश्व इमोजी दिवस कब मनाया जाता है? 17 जुलाई को विश्व इमोजी दिवस मनाया जाता है। इस दिवस से संबंधित प्रमुख बिंदु हैं कि प्रारंभ 2014 से किया गया था। शुरुआत किसने की थी? तो ऑस्ट्रेलिया के जेरेमी वर्ज ने इसकी शुरुआत की थी। जेरेमी वर्ज एक इमोजी इतिहासकार हैं। अब इमोजी क्या है? इमोजी जापानी भाषा का शब्द है। अब हम लोग वेब पेज और मैसेज में उपयोग छोटे छोटे चित्रों का उपयोग करते हैं। कोई हंसा हुआ है, कोई मास्क लगाए हुए चेहरे पे, कोई काफ़ी नाराज़गी भरे हम लोग चित्रों का उपयोग करते हैं। छोटा, पीला, इस प्रकार के चित्रों का उपयोग करते हैं, या आमतौर पे हाव भाव, वस्तुओं, जगह, मौसम व पशु पक्षी इत्यादि के चित्र हो सकते हैं। इसे इमोजी कहा जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1999 में जापान के मोबाइल फ़ोनों में इसकी शुरुआत हुई थी। पहला इमोजी किसने बनाया था? तो जापान के ही थे, शिगेताका कुरिता। उन्होंने विश्व में पहला इमोजी बनाया था। अगला घटना है कि भारत और भूटान के मध्य नया व्यापार मार्ग। भारत और भूटान ने पश्चिम बंगाल में जैगोन और भूटान के पसाखा के बीच में एक नया व्यापार मार्ग खोलने पर सहमति व्यक्त की है। इसके मुख्य बिंदु क्या है? कि भूटान के येती क्षेत्र में भारत द्वारा सड़क बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। अब यह सड़क भारत के अरुणाचल प्रदेश के तवांग को असम के गुवाहाटी से जोड़ेगा, और यहाँ चीन जो है तवांग पर भी अपना दावा करता है। इसके पश्चात इसी घटनाक्रम से संबंधित है सक्तेंग वन्यजीव अभयारण्य, जहाँ से यह सड़क गुजरेगी। यह चीन द्वारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम वैश्विक पर्यावरण सुविधा परिषद में इस अभयारण्य के वित्त पोषण को अवरुद्ध करने का प्रयास किया था। यह अभयारण्य कहाँ है? तो पूर्वी भूटान में यह अभयारण्य स्थित है। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि सक्तेंग वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो यह भूटान में स्थित है। आगे है रक्षा विनिर्माण प्रौद्योगिकी और एयरोस्पेस पर सम्मेलन। इसका उद्घाटन किसने किया था? तो केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद यशो नाइक के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। इस सम्मेलन के संबंधित मुख्य बिंदु हैं। इसका उद्देश्य क्या है? तो आत्मनिर्भर भारत अभियान और मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देना। इसका थीम क्या था? बहुत ही महत्वपूर्ण है। थीम पूछा जा सकता है आप लोगों से परीक्षाओं में कि भारत को आत्मनिर्भर भारत मिशन के साथ सशक्त बनाना। क्या था? भारत को आत्मनिर्भर भारत मिशन के साथ सशक्त बनाना। आयोजनकर्ता कौन थे? तो तमिलनाडु प्रौद्योगिकी विकास संवर्धन केंद्र, भारतीय उद्योग परिसंघ और भारतीय रक्षा विनिर्माताओं के संगठन द्वारा संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया गया था। इसका महत्व क्या है? तो 2025 तक 26 बिलियन अमेरिकी डॉलर के घरेलू रक्षा उत्पादन का लक्ष्य हासिल करना। रक्षा उद्योग का विकास 2008 और 16 के मध्य में 9.7% की दर से बढ़ोतरी हुई थी। 2017-18 में यह 42.83 बिलियन अमेरिकी डॉलर का
है और 2030 तक इसके 70 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। अब हम लोग देखते हैं करंट अफेयर्स वन लाइनर के रूप में। हाल ही में चुनाव आयोग ने पोस्टल बैलेट सुविधा को सीमित किया है बिहार विधानसभा चुनाव के लिए। तो किन लोगों के लिए सीमित किया गया है? तो 80 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए, विकलांग व्यक्ति जो कोविड पॉजिटिव हैं उनके लिए, जो संगरोधित हैं उनके लिए और जो आवश्यक सेवाओं में लगे हुए हैं उनके लिए चुनाव आयोग ने पोस्टल बैलेट सुविधा को सीमित किया है। इसके पश्चात है श्री पुरुषोत्तम प्रियदास जी स्वामी श्री महाराज मणिनगर स्वामी नारायण गांधी संस्थान के प्रमुख पुजारी थे। इनका निधन हो गया है, अहमदाबाद में निधन हुआ है। जहाज रानी राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कोलकाता पोर्ट से अगरतला जाने वाले पहले कंटेनर जहाज को छत्रग्राम बंदरगाह से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अगला घटना है तो सरकार ने पावर टिलर और इसके घटकों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब यदि किसी आयातक को पावर टिलर और इसके घटकों का आयात करना होगा तो आयात के लिए DGFT डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड से लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। RBI ने ARC एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियां जो कि NPA के लिए बनाई गई थी, फेयर प्रैक्टिस कोड के लिए नए दिशा निर्देश जारी करने की घोषणा की गई है। इसमें कहा गया है कि ऋण की वसूली करते समय देनदारों के उत्पीड़न के खिलाफ आप देनदारों का उत्पीड़न नहीं कर सकते, उसके खिलाफ चेतावनी दी गई है। नीति आयोग ने भारत की बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में कम से कम 25% रिसाइकिल की गई धातुओं, प्लास्टिक और कागज के उपयोग की सिफारिश की है। 48 देशों के वैश्विक विनिर्माण स्थानों में भारत चीन और अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर है। यह रिपोर्ट किसका है? तो कुशमैन वेकफील्ड का यह रिपोर्ट है कि भारत वैश्विक विनिर्माण स्थानों में से चीन और अमेरिका के पश्चात तीसरे स्थान पर स्थित है। अभी हाल ही में चीन के साथ गतिरोध में ताइवान ने लाइव फायर एक्सरसाइज का आयोजन किया था, जो वह अपनी क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए इस अभ्यास का आयोजन किया था। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ साइबर खतरों से निपटने में सहयोग का और अधिक विस्तार करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो उसका उत्तर होगा इजराइल। यद्यपि हम लोग जानते हैं कि 2018 में ही भारत और इजराइल के साथ साइबर सुरक्षा पे या साइबर खतरों से निपटने के लिए सहयोग पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। पाकिस्तान के संदर्भ में खबर है कि कुलभूषण जाधव, जिसे पाकिस्तान ने कथित रूप से रॉ के एजेंट के रूप में गिरफ्तार किया है, उसे भारतीय राजनयिक गौरव आहलूवालिया ने मुलाकात की है। हाल ही में स्पोर्ट्स अड्डा ने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज ब्रेट ली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इसके बाद है विश्व सर्प दिवस, वर्ल्ड स्नेक डे कब मनाया जाता है? तो 16 जुलाई। पूर्व IAS अधिकारी एवं पहली महिला चुनाव आयुक्त नीला सत्यनारायण। अब पहली महिला चुनाव आयुक्त कहाँ की थी? ये तो महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त थी। तो यहाँ से सीधा सीधा एक प्रश्न बन जाता है कि महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन थी? तो नीला सत्यनारायण। इनका हाल ही में निधन हो गया है। कहाँ हुआ? तो महाराष्ट्र में। दिल्ली सरकार ने खाद्य संरक्षा और मानक अधिनियम के तहत राजधानी में 1 वर्ष के लिए सुगंधित तंबाकू और तंबाकू मिश्रित उत्पादों की बिक्री और भंडारण पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके पश्चात है पाकिस्तान और चीन एक साथ मिलकर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के सुधोटी जिले में 700 मेगावाट का आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह परियोजना पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में चलाई जा रही है। इसके पश्चात है कि पंजाब ने निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज हेतु 3 श्रेणियों में फीस निर्धारित की है। सीधा सा प्रश्न है कि किस सरकार ने निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज हेतु 3 श्रेणियों में फीस का निर्धारण किया है? तो उसका उत्तर होगा पंजाब। इसके पश्चात है ऑस्ट्रेलिया के किस पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो माइल जेडिनक ने फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। हाल ही में
रेल मंत्री पीयूष गोयल ने घोषणा की है कि भारतीय रेलवे अगले कितने 3 वर्षों में भारतीय रेलवे अगले 3.5 वर्षों में 100% विद्युत चालित रेल नेटवर्क बन जाएगी। सीधा सा प्रश्न है कि रेल मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार भारतीय रेलवे की अगले कितने वर्षों में 100% विद्युत चालित रेल नेटवर्क बन जाएगी, तो इसका उत्तर होगा 3.5 साल। हाल ही में ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री एलिस फाफाक ने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। अब हम देखते हैं आज की महत्वपूर्ण घटनाओं पर प्रमुख वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। तो दिल्ली सरकार ने खाद्य संरक्षा और मानक अधिनियम के तहत राजधानी में कितने वर्ष के लिए सुगंधित तंबाकू और तंबाकू मिश्रित उत्पादों की बिक्री एवं भंडारण पर प्रतिबंध लगाया है? इसका उत्तर होगा 1 वर्ष के लिए। हाल ही में पूर्व IAS अधिकारी और किस राज्य की पहली महिला चुनाव आयुक्त नीला सत्यनारायण का हाल ही में निधन हुआ है? तो इसका उत्तर होगा महाराष्ट्र। इसके पश्चात है भारत और किस देश ने दोनों देशों के बीच संपर्क की सुविधा के लिए एक नया व्यापार मार्ग खोला है? तो उत्तर भूटान होगा। हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज को स्पोर्ट्स अड्डा ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका उत्तर ब्रेटली होगा। अगला है विश्व सर्प दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका उत्तर होगा 16 जुलाई। इस प्रकार हम आज के वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ घटनाओं को भी देख चुके हैं। यदि आप लोगों को हमारा यह प्रयास पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन ससमय प्राप्त होती रहे। साथ ही साथ यदि आप इस वीडियो से संबंधित PDF को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जहां यह आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाया जाता है। धन्यवाद। मैं राहुल, टीम मंथन की ओर से।